नमस्कार, मैं हूँ सुरभि बडियोरा। आप देख रहे हैं वेब दुनिया। भारत देश में अन्य देशों के मुकाबले कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक रही है। इस लहर का असर सबसे अधिक यंग और मिडिल एज के ग्रुप पर देखा गया है। लेकिन अब कोविड-19 के केस बच्चों में भी पाए जाने लगे हैं। साथ ही एक और बीमारी है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम पाया जा रहा है। इससे बचाव के लिए पेरेंट्स को लगातार सतर्क किया जा रहा है। आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शरद थोरा। आप एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर के पूर्व डीन और प्रोफेसर रह चुके। डॉक्टर शरद जी, आपका इस वेब दुनिया के खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे अधिक संक्रमित होंगे, लेकिन दूसरी लहर खत्म होते ही इसका प्रकोप अब बच्चों पर दिखने लगा है। हाँ, बच्चों में जो है इसका प्रकोप अभी आ भी रहा है और बच्चों में 2 तरह की तकलीफें कोविड-19 से हो सकती है। एक जो तकलीफ है वो जब कोविड-19 एक्टिव इन्फेक्शन होता है तब बच्चों में थोड़ा सर्दी, खाँसी, बुखार वगैरह होके 2-5 दिन में बच्चे ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। कुछ बच्चों में ये बगैर लक्षण के हो करके चला जाता है और कुछ बहुत ही कम बच्चे हैं जिनको कभी-कभी अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हो गया एक्टिव इन्फेक्शन, लेकिन अभी ये देखने में आया है और 3-4 केस मैंने पर्सनली भी देखे हैं इंदौर शहर में, जिनको की भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी है। उसको हम कहते हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। मतलब कोविड या तो उनको हुआ है जिसके माइल्ड लक्षण रहे हैं या कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको कोविड हुआ है, उनको कोई लक्षण नहीं हुआ और उनके माता-पिता को ये पता भी नहीं लगा कि इसको कब कोविड हो गया। ऐसे बच्चों में जब हम एक एंटीबॉडी की जाँच 2 से 3 सप्ताह के बाद करवाते हैं, तो जब एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती है, तब पता लगता है कि बच्चे को शायद माइल्ड इन्फेक्शन या एसिम्प्टोमेटिक हो चुका है। तो अभी कुछ बच्चों में स्पेशली जो छोटे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो किशोरावस्था में हैं या यंग एडल्ट्स हैं जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है, उन बच्चों में, उन वयस्क लोगों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी देखी गई है। जैसा कि इसका नाम है मल्टी सिस्टम, मतलब हमारे जो सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, उसमें एक से ज्यादा ऑर्गन इस बीमारी में अफेक्ट होते हैं। जैसे प्राइमरीली इसके लक्षण होते हैं हमारे सांस के तंत्र से रिलेटेड, हमारे हार्ट से रिलेटेड, हमारी इंटेस्टाइन या आंतों से रिलेटेड, किडनी में और ब्रेन में भी इसका प्रकोप देखा गया है। तो ये जो 4-5 ऑर्गन्स हैं, वो इस बीमारी के होने के 2 से 3 सप्ताह के बाद, यहाँ तक कि 2-3 महीने बाद भी देखे गए हैं। इस बीमारी के जो प्रमुख लक्षण हैं, उसमें बुखार 3 से 4 दिन तक बना रहा। बुखार के लिए जो अमूमन दवाइयाँ दी जाती है, उससे वो बुखार सेटल नहीं हो रहा है। अब वो हमने टाइफाइड की दवाई दी हो या डेंगू की दी हो या सिंपल फ्लू की दी हो, लेकिन बुखार ऐसा है कि जो सेटल नहीं हो रहा है कॉमन दवाइयाँ जो हम देते हैं उनके बाद भी। और अगर बुखार के साथ शरीर पर दाने, जिसको हम बोलते हैं रैशेस, वो हो, आंखों में बहुत लाली हो, मुंह और जो लिप्स हैं वो भी लाल हो, या इन बच्चों में इनके अलावा दूसरे लक्षण जैसे कि कमजोरी है, फटीग है, जोड़ों का दर्द है, नींद नहीं आना, इस तरह के लक्षण के अलावा जो लक्षण उनके ऑर्गन के अफेक्ट होने से भी बन सकते हैं। अगर मान लो कि उनके श्वसन तंत्र इन्वॉल्व हुआ है इन लक्षणों के साथ, तो उनको तेज सांस और निमोनिया के लक्षण होंगे। अगर मान लो कि उनका हार्ट इस पे अफेक्ट हो गया, तो हार्ट की गति बहुत तेज चल के उनका पल्स रेट बढ़ जाएगा और बीपी बहुत कम हो जाएगा। तो इन बच्चों को हम कहते हैं शॉक लाइक प्रेजेंटेशन, मतलब उनमें हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, शॉक लाइक प्रेजेंटेशन होता है। कुछ बच्चों में जिनमें आंतों में इफेक्ट होता है, उनमें लक्षण होते हैं उल्टी, दस्त और पेट का दर्द। कभी-कभी इसमें जब पेट का दर्द इतना बढ़ जाता है तो हमें लगता है कि कहीं इनको अपेंडिसाइटिस तो नहीं हो गया, या इनको कहीं एक और बीमारी जिसमें आंत चिपक जाती है, उसको हम बोलते हैं इंट्यूससेप्शन, वो तो नहीं हो गया।
कभी अगर गुर्दे में अफेक्ट हो तो शरीर पे सूजन आने का लक्षण बन जाता है। अगर कभी ब्रेन में ये इन्फेक्शन चला जाए तो कन्वल्शन मतलब सीजर जिसको कहते हैं फिट्स वगैरह वो आने लगते हैं, बच्चे में बेहोशी हो सकती है, बच्चों में बहुत सुस्ती हो सकती है। तो ये सारे लक्षण जो है इस बीमारी के हो सकते हैं। जब भी किसी भी बच्चे में अगर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज का सस्पिशन हो तो उस बच्चे को तुरंत भर्ती करना बहुत जरूरी है और उसको मॉनिटरिंग की जरूरत रहती है, क्योंकि ये कंडीशन बच्चों में जानलेवा हो सकती है और काफी बच्चों में ये घातक सिद्ध हो चुकी है। तो सिंपल जो कोविड एक्टिव इन्फेक्शन होता है वो हम बोलते हैं एक बिनाइन चीज है जो ज्यादातर बच्चों को अमूमन माइल्ड सिम्टम्स लेकर के छोड़ देता है, लेकिन अगर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुई तो ये जानलेवा भी हो सकती है और इसके लिए हमें हमारे आईसीयूज में सारे प्रबंध बच्चों के लिए करके रखना चाहिए, जैसे पीआईसीयू और एनआईसीयू। ये छोटे बच्चों में भी हो सकता है, जो माँ से बच्चे में लक्षण आ जाए गर्भवती महिला से, या बड़े बच्चे को हो तो उसके लिए बोलते हैं पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर। देखिए एडल्ट की जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स रहती हैं उसमें और बच्चों में अलग अलग प्रबंध होते हैं, इक्विपमेंट थोड़े अलग होते हैं और उनको देखने वाले डॉक्टर्स जो हैं वो बच्चों के स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। उसमें भी अगर इंटेंसिविस्ट हो बच्चों के तो ज्यादा अच्छा है। तो इसके लिए हमें प्रबंध भी अलग करना है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको एजुकेट भी करना है कि इस बीमारी को अर्ली अवस्था में कैसे पकड़े, क्योंकि इसमें जो भी दवाइयां दी जाती है वो बिल्कुल अलग तरीके की दवाइयां होती है। वो अमूमन दूसरी बीमारियों में वो दवाई नहीं देती है, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स है। तो वो लाइफ सेविंग ड्रग आप तभी दे पाओगे जब इस बीमारी को डॉक्टर सस्पेक्ट करके पकड़ पाएंगे। सर थोड़ा विस्तार से बताएंगे किस तरह की दवाई दी जाती है? देखिए इसमें एक तो भर्ती करके सबसे पहले हम बोलते हैं सपोर्टिव मैनेजमेंट। सपोर्टिव का मतलब है बुखार है तो पैरास्टेमोल की दवाई देंगे, अगर उसको झटके आ रहे हैं तो झटके रोकने की एंटी कन्वल्सेंट दवाई देंगे, दस्त और उल्टी हो रहे हैं तो उसके लिए दवाई देंगे, दस्त के लिए अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो हमें सलाइन चढ़ाना पड़ती है वो दवाई देंगे। इन सब दवाइयों के अलावा दो मुख्य दवाई हैं जो इस सिंड्रोम में दी जाती है। एक का नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन नाम की दवाई इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है और उसका कितना डोज होता है, कितने समय दी जाती है, ये जो डॉक्टर विशेषज्ञ ट्रीट करते हैं उन्हें भली भांति मालूम होता है। इसके अलावा एक दवाई है जिसको बोलते हैं आईवीआईजी, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो भी स्पेसिफिक दवाई है जो इस बीमारी में कार्य करती है। इसके अलावा अगर हार्ट में अफेक्शन हो तो कुछ दवाई जिसको हम आइनोट्रोप बोलते हैं वो देते हैं, किडनी में अफेक्शन हो तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक दवाई होती है। बेहोशी अगर आ जाती है तो एक बेहोश बच्चे का जिस तरह मॉनिटरिंग करके ट्रीटमेंट किया जाता है वो सब दवाइयां दी जाती है। किसी किसी मरीज में कुछ बोलते हैं इंटरल्यूकिन करके कुछ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, तो इंटरल्यूकिन एंटागोनिस्ट कुछ दवाइयां होती हैं वो दवाइयां दी जाती है। पर मुख्यतः इसका इलाज और सबसे प्रमुख इलाज करने के अलावा जो है वहां पर बच्चे की मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग से मतलब है कि उसकी बच्चा होश में है या नहीं, बच्चे का ब्लड प्रेशर कैसा है, बच्चे का सेचुरेशन कैसा है, उसका हार्ट कितना काम कर रहा है, उसके लंग्स और किडनी कितनी काम कर रही है। इन सब चीजों को जज करने के लिए इंटेंसिव केयर या आईसीयू में सारी मॉनिटरिंग की व्यवस्था होती है और उन मॉनिटरिंग के ऊपर क्या क्या इलाज किया जाता है वो डिसाइड किया जाता है। तो एक तो आईसीयू की पूरी व्यवस्था हो, आईसीयू में विशेषज्ञ डॉक्टर हो और जो इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो हो, और मुख्यतः सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अलावा मिथाइल प्रेडनिसोलोन और आईवीआईजी जो दवाइयां हैं जो इसमें मुख्य रूप से उपयोग की जाती है उनकी व्यवस्था होना चाहिए। सर जैसे कोई हालांकि बच्चे तो इतना समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे केस में पेरेंट्स को क्या सावधानी रखनी चाहिए? पेरेंट्स को किस तरह अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना जरूरी है? देखिए अगर सबसे प्रमुख लक्षण जो है इसका वो बुखार आना, तो अगर घर में किसी बच्चे को बुखार आ रहा है इस दौरान और वो कॉमन, अभी क्या है कि कोविड के डर से बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो फिजिकली बच्चे को लेकर के डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं,
वो टेलीमेडिसिन से या वीडियो कॉल करके भी काफी पेरेंट्स अपने बच्चों का इलाज कर रहे हैं, वो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो इलाज करने के बावजूद या उनके जो भी फैमिली फिजिशियन है, उनका इलाज करने के बाद भी अगर बच्चे का बुखार सेटल नहीं हो रहा है, तो बुखार के जो कॉमन कॉजेज रहते हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, फ्लू है, टाइफॉइड है, ये बीमारियां जांच के द्वारा जब एक्सक्लूड की जाती कि इन बीमारियों की वजह से बुखार नहीं है, तब भी अगर बुखार बना हुआ हो, तब उसमें जांच जो है, जिसको हम बोलते हैं कोविड मार्कर्स, कुछ कुछ ऐसी जांचें होती है जिनको बोलते हैं मार्कर्स, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। वो मार्कर जैसे सीबीसी है, सीआरपी है, फेरिटिन है, प्रोकैल्सिटोनिन है, डी डाइमर है, ये सारी जांचें, उसमें अगर ये सारी जांचों में खराबी मिलती है और बच्चे को लंबा बुखार बना हुआ है, तो ऐसे बच्चे में तुरंत एमआईएससी सस्पेक्ट करके उसको एडमिट करके विशेषज्ञ डॉक्टर के अंडर में इलाज करके भर्ती करके इलाज करना चाहिए। तो सबसे प्रमुख लक्षण हुआ बुखार, जो कॉमन दवाइयों देने से अगर सेटल नहीं हो रहा है, तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। सर, जैसे कोई मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम जो बीमारी वो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, लेकिन बच्चों में भी अब ब्लैक फंगस की बीमारी सामने आ रही है, ये भी बच्चों में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की नहीं? देखिए, जो बच्चों में मतलब कुछ 2-3 केस इंदौर में आए हैं, वो भी किशोरावस्था के हैं, मतलब बहुत छोटे बच्चे के नहीं हैं। जैसे एक 17 साल की अभी लड़की थी, उसमें ब्लैक फंगस देखा गया था, म्यूकरमाइकोसिस, पर बाय एंड लार्ज ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस बच्चों में बहुत कम है, और बच्चों में जो हो रहा है वो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज के साथ में ब्लैक फंगस नहीं होता है, ज्यादातर ऐसा नहीं देखा गया वर्ल्ड ओवर। अभी हमारी कंट्री में जो डिफरेंट हर जगह मेट्रोज में या जो बड़ी सिटीज में देखने को मिल रहा है, म्यूकरमाइकोसिस जो है मेन बीमारी एडल्ट्स में या एल्डरली लोगों में देखी गई है पोस्ट कोविड, जिनमें या तो उनके लक्षण, उनको घर में इलाज किया गया या उनको हॉस्पिटल में भर्ती करके किया गया। अब उसकी बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि डायबिटीज होना जरूरी नहीं है, डायबिटीज या स्टीरॉइड देने वालों में ज्यादा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी केस देखे गए कि जिनमें डायबिटीज भी नहीं है, स्टीरॉइड नहीं दिया, फिर भी ब्लैक फंगस हो गया है। तो अभी तरह तरह की बहुत सारी चीजें आ रही है, लेकिन ब्लैक फंगस बच्चों में मल्टी सिस्टम के साथ में लगभग नहीं देखा गया है। सर, जो मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम है वो बॉडी के अंदर किन अंगों को प्रभावित करता है? मैंने आपको अभी बताया था कि 4-5 जो अंग हैं तेज बुखार के साथ, इसमें प्राइमरीली अफेक्शन हमारे श्वसन तंत्र को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को होता है, उसके बाद में ये हमारे हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, और 20 से 30% बच्चों में हमारी आंतें इन्वॉल्व होने से लक्षण पेट का दर्द और उल्टी और दस्त होते हैं। किडनी अगर अफेक्ट होने लगे तो शरीर में सूजन आती है, और इसके जो दुष्प्रभाव हैं या जो इससे जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कभी ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, मस्तिष्क को, तो उसकी वजह से बेहोशी आना, झटके आना या बहुत ज्यादा सुस्ती रहना, ये सब हो सकता है। डॉक्टर द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि जो सिंड्रोम है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं रहता है। 6 महीने से ज्यादा नहीं ठहरता है, क्या बॉडी में नहीं रहता है? मतलब इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम या कोविड? नहीं, इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। नहीं, इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ज्यादातर कोविड होने के 2 से 3 सप्ताह के बाद और 6 महीने के अंदर होता है ज्यादातर। मतलब ये एक रेंज है, किसी को 3 महीने बाद भी हो सकता है, किसी को 2 महीने बाद भी हो सकता है, और कुछ केसेस में 2 सप्ताह के बाद भी देखा गया है। मतलब अर्लीस्ट 2 सप्ताह के बाद भी हो सकता है, और कुछ केसेस में 5-6 महीने के बाद भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज का होता है। पहले दावा किया जा रहा था कि ब्लैक फंगस है वो सिर्फ मिडिल एज या उससे बड़े लोगों के ग्रुप में ही पाया जाता है, लेकिन अब ये बच्चों में भी हो रहा है। तो मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम भी बच्चों से बड़ों में पाया जाता है? देखिए, मुख्यतः बच्चों में, किशोरावस्था में, मतलब 12 से या 10 साल से 18 साल के बीच, और यंग एडल्ट्स में मतलब 20, 25, 30 साल, ये ग्रुप में ज्यादा पाया जाता है।
ठीक है, लेकिन बच्चों में एक बीमारी पहले से देखी गई है, उसका नाम है कवासाकी डिजीज। जी। एक बच्चों में बीमारी होती है, उसका नाम है कवासाकी डिजीज। वो जो कवासाकी डिजीज है, वो भी किसी इन्फेक्शन, मतलब कोविड के अलावा दूसरे इन्फेक्शन से देखी गई थी। पोस्ट इन्फेक्शियस थी वो भी। उसमें भी शरीर पे दाने आना, तेज बुखार होना और आंखें लाल होना, मुंह लाल होना, ये सारे। और उसके अंदर जो है मेनली हार्ट के ऊपर अफेक्शन आता था, हमारी कोरोनरी आर्टरीज में। तो ये बीमारी में काफी लक्षण जो है कवासाकी डिजीज से भी मिलते हैं, लेकिन जो कोविड की टेस्ट है एंटीबॉडी की, वो ज्यादातर बच्चों में पॉजिटिव पाई गई है। इसलिए लगता है कि कवासाकी डिजीज जैसे लक्षण कोविड के बाद में भी बच्चों में हो रहे हैं। कवासाकी डिजीज के 90% जो केसेस होते हैं वो बच्चों में ही होते हैं। सर, इन तमाम मुख्य बिंदुओं पर वेब दुनिया के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यह थे हमारे साथ डॉक्टर शरद थोरा, जिन्होंने बताया कि मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम पाए जाने पर कैसे ठीक हो सकते हैं और क्या सावधानियां सतर्क रहना जरूरी है। जल्दी आपसे होगी मुलाकात। अन्य देश विदेश की खबरों के लिए विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।